नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था। हम लोगों ने देखा था कि भारत में पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल है उसमें पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वहाँ तक हम लोग 600 ईस्वी तक ला करके 600 ईस्वी पूर्व तक ला करके छोड़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने बात करने वाले हैं कि भारत में इतिहास का जो अन्वेषण हुआ, जो खोज हुआ, वो कब हुआ और कैसे, उसका प्रोसेस क्या था, भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक, तो इन सब टॉपिक से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो भारत का इतिहास सबसे पहले जो खोजा गया, वो खोजने का काम ब्रिटिश लोगों ने किया। अंग्रेज जब देश में आए तो उनको सबसे बड़ी समस्या हुई जब उन्होंने 1757 का प्लासी का युद्ध जीता। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के द्वारा जो बंगाल का पूरा क्षेत्र था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों का तीनों जो क्षेत्र है, अगर आप भारतीय मैप पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, इन तीनों की दीवानी इनको प्राप्त हुई। अब दीवानी का मतलब क्या होता है कि टैक्स उछलने का अधिकार इनको दिया गया। धीरे धीरे इन्होंने बंगाल का पूरा कब्जा कर लिया और इन्हें अपना कानून, अपना लॉ वहां पे स्थापित करने लगे। लेकिन अब समस्या ये थी भारतीयों कि ये वो सारे के सारे कानून जो ब्रिटिश कानून थे वो भारतीय पर लागू करने थे। तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया कि आखिर भारत के लोग, ये जो परंपरा, ये जो सभ्यता, संस्कृति, पहनन पोशाक, खान पान, ये सब जो विकसित हुआ है, इसका इतिहास क्या रहा है। इतने जो जात व्यवस्था में ये लोग हैं, वो सब चीज़ इनके समय से परे था। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। इसी क्रम में भारतीय इतिहास के खोज के लिए एक संस्था बनाई गई, जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली संस्था बनाई गई थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद ऑफ बंगाल, इस संस्था के एक क्वेश्चन पूछता भी है कि दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, तो ये फैक्ट्स के तौर पे आप ध्यान रखें। इसको खैर वैसे मैं लिखवाऊंगा भी। 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसके स्थापना करने का जो श्रेय है, एक विलियम जोन्स नाम के विद्वान थे, सर विलियम जोन्स। इन महोदय ने भारत में, मतलब बेसिकली बंगाल नाम से ही स्पष्ट दे, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशिया की जो सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना इन्होंने किया। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो था धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना, अध्ययन करना, भारतीय इतिहास को थोड़ा बहुत पता लगाना। ठीक है, इसी क्रम में सर विलियम जोन्स ने ही जो कालिदास की प्रमुख रचना है, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, इसका अनुवाद इन्होंने इंग्लिश में किया। तो हमारे धार्मिक जितने सारे ग्रंथ थे जो कवियों, महात्माओं के द्वारा लिखे गए थे, उनका एक के बाद जर्मन, अंग्रेजी में अनुवाद होना शुरू हुआ। इसमें सर विलियम जोन्स महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही गीता का जो भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, तो गीता का जो अनुवाद है इन्होंने विल्किंस ने किया। ठीक है, विल्किंस, आधा ल रहेगा, विल्किंस ने किया। ठीक है, तो विल्किंस महोदय जो थे, इन्होंने गीता का अनुवाद किया। विलियम जोन्स जो थे, अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया। इस अनुवाद के क्रम में यूरोपियों को लगा कि भारत का जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। कुछ यूरोपीय इससे प्रभावित भी हुए, जैसे मैक्स मूलर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मैक्स मूलर ऐसे तो जर्मनी के थे,
लेकिन इस व्यक्ति का जो ज्ञान था भारत के विषय में बहुत ही प्रकांड ज्ञान था। इस व्यक्ति ने एक के बाद एक जितने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं भारत के, सबका अध्ययन किया और सबको जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो मैक्स मुलर का बहुत अच्छा योगदान माना जाता है भारतीय इतिहास में। लेकिन ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं यूरोपियन हिस्टोरियन होने के कारण अंग्रेजों के पक्षधर थे। इनका एक सबसे बढ़िया चीज है कि इनको 1700 कुछ ईस्वी में, जब 1800 कुछ ईस्वी में इनको ब्रिटिश जो रानी है उनको वहां पे बुलाई थी भाषण देने के लिए। जो अंग्रेज, मतलब कुछ अंग्रेज युवा जो सिविल सर्वेंट के तौर पे भारत आने वाले थे, तो उनको मतलब एक भाषण के तौर पे सुनाया गया। इनका एक भाषण है कि आप भारत से वहां पे जाएंगे तो क्या क्या सीख सकते हैं। तो वो जो उनका भाषण है मैक्स मुलर साहब का, तो इसको एक 10th का जो बिहार बोर्ड के 10th में एक आता है भारत से हम क्या सीखें, उसमें वो पूरा का पूरा विवरण इनका दिया हुआ है कि अगर आप इतिहासकार हैं तो आपका पूरा का पूरा स्वागत है भारत में। अगर आप पुरातत्वविद हैं, अगर आप एक भूगर्भ शास्त्री हैं, अगर आप एक वनस्पति शास्त्री हैं, अगर आप मानव शास्त्री हैं, हर एक प्रकार के कि आप भारत से क्या सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका जो व्याख्यान माना जाता है वो सिविल सर्वेंट्स को, जो अंग्रेज आने वाले थे भारत में, उनको दिया गया था। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा था। इससे धीरे धीरे भारतीयों के मन में भी अपने इतिहास को जानने की एक उत्सुकता पैदा हुई। सबसे पहले इन विद्वानों का एक तो अच्छाई यह है कि इन्होंने भारत के इतिहास को खोजने का थोड़ा बहुत कार्य प्रारंभ किया। लेकिन इन महोदय ने एक चीज और थोड़ा सा किया, ये कि भारत में इन्होंने एक आक्षेप लगा दिया कि एक भारतीयों के पास इतिहास की समझ ही नहीं थी कभी भी। भारतीय लोग जो थे वो हमेशा से एक, समझिए कि निरंकुशता का जीवन जीते थे। ये डंडे के बल के द्वारा ही मान में रखे जा सकते हैं। इनको हमेशा मार पीट करके ही शासन प्रशासन इनका किया गया है। तो ये हमेशा निरंकुशता का ही जीवन जीते रहे हैं। इनको उतनी बड़ी इतिहास नहीं है समृद्ध। लेकिन इन सब चीजों को जब खोज होने लगा तो यूरोपियों की धारणा टूटी। इसी क्रम में आगे हमारे यहाँ 1922-23 ईस्वी में जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई और इससे यूरोपियों का भ्रम टूटा। अब आप कह रहे हैं कि हमको इतिहास का ज्ञान नहीं है, हमारा सभ्यता बहुत पुराना नहीं है और हमारे यहाँ सभ्यता 2500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता कब से विकसित हुई है। तो धीरे धीरे इन विद्वानों पे लोगों ने अविश्वास करना शुरू किया और एक नया वर्ग उभर करके देश में सामने आया जिसको राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने क्या किया कि भारत के इतिहास को एक नए सिरे से ढूंढने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज है कि हम भारतीय इतिहास को एक नए क्रम से जान पाते हैं। तो इनमें राष्ट्रवादी जो व्यक्ति हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय इतिहास पे जितने सारे यूरोपियों के द्वारा लगाए गए जो आक्षेप हैं, जो हम पे लगाया गया था कि हमको भारत इतिहास का समझ ही नहीं था, तो इन सभी राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस बात को खारिज किया और बताया कि देखिए, आपके अनुसार जो यूरोपियन दृष्टिकोण है, आपके अनुसार इतिहास की समझ कुछ और थी, हमारे अनुसार इतिहास की समझ कुछ और है। अब एक बात सोचिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो अपनी मान्यताओं के अनुसार मैं अपनी मान्यताओं दूसरों पे क्यों थोपूं? मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हैं। जैसे आप कोई मुस्लिम हैं तो आप अपने अनुसार सोचें कि ये मेरे अनुसार ये ऐसा नहीं कर रहा है। मैं हिंदू हूं तो मैं अपने अनुसार सोचूं कि ये मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर रहा है। मैं अपनी मान्यता अगर किसी पे थोपता हूं कि मेरे अनुसार ये नहीं हो रहा, तब तक इसको सही नहीं मानूंगा। तो ये सोचिए कितनी गलत बात है कि इन लोगों ने जो हम लोगों पे, जो भारतीयों पे आरोप लगाए कि इनको इतिहास का समझ नहीं है, राष्ट्रवादी विद्वानों ने इनको काटा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अगला चर्चा जो है उस पे करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं कि राष्ट्रवादी विद्वानों ने क्या बताया कि आखिर ये जो इतिहासकार हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है इतिहास को लेकर के, और भारतीयों का इतिहास को लेकर कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट मैं आशा करता हूं कि ले चुके होंगे। ठीक है, देखिए, यूरोपीय विद्वान क्या मानते हैं कि जहां कहीं भी कोई भी घटना होती है,
कोई भी घटना होती है तो उसको नोट कर लेना चाहिए, इतिहास में उसको उसका जिक्र करना चाहिए, इतिहास के पुस्तकों में उसका विवरण होना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। लेकिन भारतीय जो विद्वान हैं, भारतीय विद्वान जैसे हमारे मान लीजिए कि महाभारत में एक जगह ये मिलता है कि इतिहास क्या है। तो महाभारत में एक श्लोक मिलता है, उस श्लोक से इसका अर्थ निकलता है कि जिस भी ग्रंथ से या जिस शास्त्र से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, जिस भी ग्रंथ से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे हम इतिहास कहते हैं, और यह बात महाभारत में कही गई है। तो यानी कि अब देखिए, अब इसका अर्थ, धर्म का अर्थ क्या है, अर्थ का अर्थ, धर्म का मतलब क्या है। देखिए, धर्म का मतलब जो हम लोग आज समझते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये धर्म नहीं है। धर्म जो धारण करने योग्य है। धर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य। मुझे बहुत ज्यादा धर्म के बारे में तो समझ नहीं है, परंतु जितना भी समझ है, धर्म का मतलब होता है कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे पानी का एक धर्म है, वो शीतलता प्रदान करता है। आग का एक धर्म है जो आपको मतलब उष्मा प्रदान करता है या जलाता है। ठीक, पिता का भी एक धर्म है कि अपने बच्चों का देखे, उसका पालन पोषण करे। माता का भी धर्म है, विद्यार्थी का भी धर्म है, मित्र का भी धर्म है, बहन का भी धर्म है, भाई का भी धर्म है। सबका जो कर्तव्य है उसको इन्होंने कहा कि वो धर्म है। तो हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम एक पंथ है। पंथ और धर्म सोशियोलॉजी वाले समझते हैं, थोड़ा सा धर्म में और पंथ में अंतर होता है। अर्थ का मतलब क्या है कि पैसा, जिससे भी हमको पैसा या उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, अगर इकोनॉमिकल जो चीजें हैं वो प्राप्त होती हैं, उसको हम अर्थ कहेंगे। जमीन, संपत्ति, सब कुछ उसमें आ जाएगा। काम का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। अब देखिए, हम लोग समझते हैं काम चेतना का मतलब कि केवल सेक्स उसका एक अंग है, उसका एक भाग है। काम का पूरा एक बहुत बड़ा एक विवरण, मतलब बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें जैसे अगर आपको खाने में स्वाद आ रहा है, बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी काम है। केवल जरूरी नहीं है, सेक्स उसका भी एक रूप है। हम लोग काम का मतलब समझते हैं केवल सेक्सुअलिटी, नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब होता है कि आप अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, एकाकार। हमारे मनुष्य होने का एक लक्ष्य है। ठीक, उस लक्ष्य क्या, वो लक्ष्य क्या है कि हम अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिला लें, एकाकार हो जाएं और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लें। जैसे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि जितना हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, जैसे 84 करोड़ हम लोग जन्म लेते हैं, योनियों में भटकते हैं, ऐसा सब कुछ समाज में हम लोग सुनने को मिलता है। इस्लाम कहता है कि नहीं, एक ही धर्म, एक ही जन्म काफी है, एक ही जन्म लिए हो, उसी में जो करना है सो कर लो। ठीक है, तो ये जो बार बार जन्म, जैसे हिंदुइज्म की बात है, तो बार बार जो जन्म लेने का कंसेप्ट है, उससे बचने के लिए मोक्ष का कंसेप्ट लाया गया कि अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लें तो उसको मतलब कहा जा सकता है कि आपको मोक्ष मिल गया। जैसे इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है कि महात्मा बुद्ध मरे नहीं है, उनको महापरिनिर्वाण मिल गया कि अब वो जन्म और मरण के चक्र से मतलब छुटकारा पा लिए। तो हमने महाभारत में जो इतिहासकार की दृष्टि थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो ग्रंथ हमको प्राप्ति करता है उसको हम इतिहास कहेंगे, और इससे संबंधित जितनी सारी चीजें हैं उसको लिखना वही इतिहास है। इसके अलावा जो अगर बाई द वे किसी और चीज की घटना, तो हमारे भारतीय इतिहासकारों ने उसको उतना ज्यादा जो महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के कौन कौन से साधन हैं हमारे पास, कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के सबसे पहले अगर मुख्य स्रोतों में देखा जाए तो सबसे पहले आप हेडिंग एक क्वेश्चन लिखिए कि भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास कर लीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के
अध्ययन के स्रोत। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए हमारे पास दो प्रकार के मुख्य रूप से स्रोत हैं। एक तो वो जो लिखित ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, विदेशियों का कुछ विवरण है, इन सबको हम लेंगे। दूसरा, जो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, ठीक है, कोई प्राचीन जैसे अशोक का स्तंभ हो गया, पिलर हो गया, कुछ घड़े हो गए, कुछ मनके हो गए, कुछ मटके हो गए, कुछ मुहरे हो गए, ये सब चीजें, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और जो भी ग्रंथ है उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने जो जो चीजें यूज किया था, अगर कोई हड्डी कहीं से मिलता है तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आएगा मुख्य रूप से, तो जैसे मान लीजिए कि पुराना कोई भवन हो गया, कोई मंदिर हो गया, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सिक्का हो गया, ठीक है, कोई आभूषण हो गया, आभूषण हो गया, मान लीजिए कि कुछ भी बर्तन हो गए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा भी हड्डी हो गया, कुछ हथियार हो गया, औजार हो गए पत्थर के या कुछ भी लोहा के, तांबा के, जो भी मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में इन सब चीजों का के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अब अशोक के पिलर हैं, अभिलेख हो गए, हाँ अभिलेख। अब अशोक स्तंभ जो है उस पे अशोक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ, उससे हमको विवरण प्राप्त हो सकता है कि हाँ अशोक कैसा राजा था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले एक तो हमने समझा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास दो मुख्य रूप से स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में ये है, अब देखिए साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। थोड़ा सा आप इसको नोट भी करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। तो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी दो भाग हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य में दो भाग हैं, एक है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य मतलब जो ब्राह्मण धर्म के बारे में बात करता है, और एक है ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण धर्म से इतर, इतर मतलब क्या होता है, इत्र नहीं, सेंट नहीं, ब्राह्मण जोड़ इतर, इतर का मतलब होता है उससे अलग। ठीक है, तो जो ब्राह्मण धर्म के बारे में बात करे उसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, जो ब्राह्मण धर्म से अलग बात करे लेकिन वो भी धर्म के बारे में बात करे उसको हम ब्राह्मणेतर साहित्य कहेंगे, वो धार्मिक साहित्य के अंदर आएगा। ब्राह्मणेतर साहित्य में दो भाग हैं, एक जो बौद्ध ग्रंथ है हमारे पास, बौद्ध ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी या महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी सारी चीजों को जानकारी हमको मिलता है वो सब हो गए, और एक है जैन ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्यों में बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। ब्राह्मणेतर साहित्यों में बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से वेद हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद हैं, पुराण हैं, वेद कितने हैं, 4, पुराण हो गए, पुराण कितने हैं, 18, जैसे विष्णु पुराण आप सुने होंगे, जिसमें रामावतार, कृष्णावतार, परशुरामावतार, इन सब भगवान विष्णु के 12 अवतार की कहानी है। तो वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब ब्राह्मण धर्म की बातें करते हैं। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद 108 होते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद। उसके बाद
स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, स्मृति ग्रंथ, ठीक है। मनु स्मृति हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा। नारद स्मृति, मनु स्मृति, ब्रह्मा स्मृति, ये सब वेद पुराण उपनिषद स्मृति ग्रंथ। और क्या हो सकते हैं, चलिए और महाभारत है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस नहीं, रामायण, रामायण की रचना है, रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रचना है। तो रामायण मूलतः संस्कृत में लिखा गया। महाभारत किन की रचना है, महर्षि वेद व्यास की रचना है, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद पुराण उपनिषद स्मृति ग्रंथ महाभारत रामायण ये सब चीजें आती हैं। इनसे हमारे जो उस समय के प्राचीन भारत के बहुत सारे समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, सब चीज के बारे में, इकोनॉमी, सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है। जो इनमें से कमी होती है हम इनसे थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। कुछ इनमें बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के अगर बात की गई है तो थोड़ा सा हम पुरातात्विक स्रोतों से देख लेते हैं, विदेशियों का विवरण क्या कर रहा है इस बारे में। तो सबको एक इतिहासकार सबको समेट करके अध्ययन करते हुए, अध्ययन करके उसके बाद कुछ लिखने का प्रयास करता है। और हम इतने महान पुरुष लोग हैं कि हम इतिहासकार की बातों पे एकदम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास एक नया थेसिस है, कोई अच्छी बात है, आप उसकी बातों से एकदम असहमत होइए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पूरे रिसर्च को आप किसी अपने पूर्वाग्रह के कारण आप खारिज कर दें, ये उचित बात है नहीं। ये बात मेरी समझ में आ रहे हैं शायद आप लोग। आज देश में यही हो रहा है कि कोई इतिहासकार, आज नया व्हाट्सएप फेसबुक पे इतिहास पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को इतिहास वहीं बताया जा रहा है और बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। आप नया जनरेशन को जो भी दीजिएगा वो लेगा। आप उनको या तो राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाइए या कहिए कि भारत खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, ये सिखाइए। जैसा आप अपने बच्चों को इतिहास बताएंगे वैसा वो समझेंगे। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको लगता ही नहीं कि बुद्ध हमारे हैं। बुद्ध किसके हैं? वो आपके देश का इतिहास, वो ईरान के नहीं है, आप भी भारत के हैं। और ये कहने का अर्थ ही केवल है कि बुद्ध हमारे नहीं है, यानी कि आप अपने को विदेशी साबित करना चाहते कि हम यहां के नहीं हैं। बुद्ध पे आपका जितना अधिकार है, एक बौद्ध का भी उतना ही अधिकार है, एक हिंदू होने के नाते मेरा भी उतना ही अधिकार है। तो इस सोच के साथ आप आगे ना बढ़ें, बच्चों को अच्छा से इतिहास पढ़ाएं, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य ये हो गए। बौद्ध ग्रंथ जो हैं, बौद्ध ग्रंथों में मुख्य रूप से क्या क्या है? त्रिपिटक, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में हम लिखवाएंगे भी, चिंता मत कीजिए। जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। त्रिपिटक हो गए। जातक हो गया, जातक में महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में वर्णन है। जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र, ठीक है। आगम ग्रंथ हैं, आगम, इसमें महावीर स्वामी के जैनों, जो जैनों के 24वें तीर्थंकर हुए उनका जीवनी, उन सब चीज उसमें वर्णित है। जो बाकी सब तीर्थंकर हुए हैं उनका जीवनी है इसमें आगम ग्रंथ में। तो इससे जैन धर्म के मतलब बारे में बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको मिटा करके हम थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष साहित्य पे आएंगे, तब हम लोग अपनी बातों का समाप्त करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में ये स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से धार्मिक स्रोत हैं, धर्मनिरपेक्ष स्रोत हैं, ठीक है, साहित्य है। धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणेतर साहित्य है। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से वेद पुराण उपनिषद स्मृति ग्रंथ महाभारत रामायण है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक, जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र, सूत्र नहीं, ठीक है, सॉरी, कल्पसूत्र, आगम है, ठीक है, आचारांग सूत्र, ये सब जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। आचार्य मंजूश्री कल्प, ये जैन ग्रंथ हैं। तो ये सब चीजें जो है इसमें आ जाएंगे। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य की थोड़ा सा हम बात कर लें, इसको मैं मिटा देता हूं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक जो पहला भाग है जन साहित्य। जन साहित्य, जन साहित्य का मतलब क्या है कि ऐसे साहित्य जिनसे हमें जनता के बारे में या जनता के उसके बारे में लिखा गया हो, उसके समाज के बारे में कुछ हमको जानकारी मिलता है। ये नहीं कि राजा क्या कर रहा है, मतलब वो सभी चीजें नहीं।
जनता के बारे में कुछ हमको जानकारी मिले। ठीक है, तो जन साहित्य में सबसे बड़ा जो है इसमें जो ग्रंथ हैं, इसमें जैसे कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा, चाणक्य का, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास में, कौटिल्य। दूसरा जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद पाणिनि का व्याकरण हो गया, व्याकरण, पतंजलि का जो महाभाष्य है वो हो गया, महाभाष्य, कालिदास की जो रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब इसी में आ जाएंगी। ठीक है, तो जन साहित्य में सब आ गए। हाँ, इसी में आप एक और लिख सकते हैं, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, ये सब पुस्तक का नाम है। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि बृहत कथा मंजरी के जो लेखक हैं वो कौन है, या क्षेमेंद्र की रचना कौन है। ठीक है, तो महाभाष्य किनका हो गया? पतंजलि का। व्याकरण किनका हो गया? पतंजलि का, सॉरी पाणिनि का। अब देखिए, ये जन साहित्य हो गए, इससे हमको जनता के बारे में लिखा गया कुछ बहुत सारी बातें पता चलती हैं। इसके अलावा देखिए, जन साहित्य के बाद दूसरा जो है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में देखिए, जीवन चरित्र में आप लिख सकते हैं जैसे हर्ष चरित्र है, वाणभट्ट की रचना है, हर्ष चरित्र, वाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो थोड़ा सा हम हर्षवर्धन जब पाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। वाणभट्ट की बहुत फेमस रचना है हर्षवर्धन, और हर्ष चरित्र के बारे में, हर्ष चरित्र जो है, इससे हर्षवर्धन के काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है हमको। हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो भारत आया था। ठीक है, तो राम चरित्र हो गया, रामचरित्र एक रामगुप्त नाम का राजा था गुप्त साम्राज्य में, उसी का चरित्र है। ठीक है, तो ये कुछ जीवन चरित्र में हो गए। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो तीसरा है, पहला जन साहित्य, दूसरा है जन चरित्र, जीवन चरित्र, तीसरा जो है विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। अब देखिए, प्राचीन भारत में तीन विदेशी लेखक जो हैं भारत में आए थे। विदेशियों का विवरण, सॉरी विदेश लिख दिए, सॉरी विवरण। ठीक है, तो विदेशियों का विवरण में मुख्य रूप से हमारे पास भारत में, मुख्य रूप से प्राचीन भारत में तीन जो इतिहासकार हैं आए हैं। सबसे पहले यूनानी इतिहासकार आए थे। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों में हम किनका नाम सुनते हैं? यूनानी इतिहासकारों में जैसे क्या नाम है इसका? मेगास्थनीज। यूनानी इतिहासकारों में मेगास्थनीज इसका प्रमुख है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज है। इसका एक प्रमुख रचना है इंडिका, तो थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए, इसकी रचना है इंडिका। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इधर थोड़ा सा आप लिख लें, इसको मैं मिटा रहा हूं। यूनानी लेखकों के बाद चीनी लेखक आए। चीनी लेखकों में चीनी इतिहासकार, चीनी यात्री। ठीक है, चीनी यात्रियों का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहला चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। ठीक है, फाहियान, फाहियान जो है गुप्त साम्राज्य में आया था। इसने भी अपनी बहुत सारी रचनाएं जो है लिख छोड़ी हैं। तीसरा जो है इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी चाइना का यात्री था, भारत आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है, ये सब चीनी यात्री हो गए। उसके बाद जो यूनानी चीनी के बाद अरबी यात्री भी आए थे। तीसरा जो है इसमें अरबी। अरबी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है किसका? अरबी यात्री। इसमें मुख्य रूप से किसका रचना महत्वपूर्ण है? एक है अल-बरूनी, नाम सुने होंगे आप लोग, अल-बरूनी। अल-बरूनी का जो है, इसका बुक का नाम क्या है? तो इसके बुक का नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद इसका बुक का नाम है।
तो ये पूरा हम लोगों ने करने के बाद ये इस पूरा का पूरा जो है भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास स्रोत है। अब आप ही सोचिए कि जो विदेशी हम पे, जो अंग्रेज हम पे ये आक्षेप लगाते थे, जो आरोप लगाते थे कि भारत के पास इतिहास नाम का कोई चीज़ नहीं है, इतिहास को इनको समझ ही नहीं था, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, इतने स्रोत हैं कि हम अपने भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, और हमको कहा जा रहा है कि हम ही इतिहास नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने अपने यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में सभ्यता तथा कथित सभ्य हुए, वो हमको सभ्यता सिखाने चलते हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको आप नोट करें। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वेद पुराण हम सब यहाँ से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।